आज हम शारीरिक परीक्षण संकेत के बारे में या फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में समझेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि शारीरिक प्रशिक्षण कहते किसे हैं। शारीरिक प्रशिक्षण किसे कहते हैं, है ना। शारीरिक प्रशिक्षण की अगर हम लोग बात करें तो शारीरिक प्रशिक्षण क्या है, एक प्रकार का तरीका है। इस चीज का तरीका है कि आप किसी भी संकेत के माध्यम से ये समझ सके मरीज को किस तरह की बीमारी है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फीवर का व्यक्ति आपके पास आता है तो आप इसे समझने के लिए जो तरीके का इस्तेमाल करेंगे, जो आप तरीके का इस्तेमाल करेंगे वो तरीके होगा फिजिकल एग्जामिनेशन। और इसी फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई ना कोई ऐसा तरीका छुपा होगा। ठीक है, तो किसी न किसी तरीके के माध्यम से हम क्या पता करते हैं, मरीज को क्या परेशानी है पता करते हैं। ठीक है, शारीरिक प्रशिक्षण अगर देखें तो क्या है, ये एक ऐसा संकेत है, एक ऐसा चिन्ह है जिसमें चाहे वो एएनएम हो, चाहे वो कोई भी स्टाफ नर्स हो, वो क्या करती है, व्यक्ति के शरीर की स्थिति और उसके रोग की उपस्थिति की पहचानती है। अब देखिए कैसे पहचान सकते हैं, या तो आप इंस्पेक्शन के माध्यम से पहचानेंगे, या आप पैल्पेशन के माध्यम से पहचानेंगे, या ऑस्कल्टेशन के, या परकशन के। देखिए अगर आप इंस्पेक्शन की बात करते हैं, आपने यहाँ पर इंस्पेक्शन देखा, नंबर वन इंस्पेक्शन, यानी कि आप कह रहे हो कि हम आंखों से देखकर ही ये पहचानेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे कि स्किन कैसी है, यानी कि आंखों से जिसे हम देख सकते हैं वो हमारे इंस्पेक्शन में गिना जाता है। अगर आप पैल्पेशन की बात करते हैं तो पैल्पेशन जो हमारा होता है वो हमारा सुपरफिशियल होता है, सुपरफिशियल होता है, या फिर हमारा डीप होता है। तो डीप पैल्पेशन होगा या सुपरफिशियल पैल्पेशन होगा। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग किसी के एग्जाम्पल में, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है पल्स, राइट। आप पल्स किसी की जांचना चाहते हो तो पल्स को आपने कैसे जाना है, पैल्पेशन से। प्लस आपने ब्लड प्रेशर, अब जब आप जांचते हैं तो उसमें दो मेथड होते हैं। एक जो आपका पर्टिकुलर मशीन के द्वारा होता है, पर्टिकुलर मशीन के द्वारा होता है, और दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो तरीका होता है पैल्पेटरी, पैल्पेटरी मेथड, राइट। पैल्पेटरी मेथड होता है, राइट, पैल्पेटरी मेथड होता है। तो पहला तो हो गया हमारा मशीन के माध्यम से, दूसरा हमारा तरीका होता है पैल्पेटरी मेथड से हो जाता है, ठीक। अब ऐसे ऑस्कल्टेशन आते हैं। अब यहाँ पे ऑस्कल्टेशन का, ऑस्कल्टेशन ये पहली चीज, अगर इसमें फीड तो स्कोप है तो आप उसके साथ ईयर के माध्यम से सुन लेते हैं आवाज क्या है। दूसरा आपके पास स्टेथो स्कोप होता है जिसके माध्यम से या तो आप लंग्स के साउंड सुनते हो, या फिर आप हार्ट का साउंड सुनते हो, या फिर आपके बावल साउंड सुनते हैं। ठीक है ना, कोई भी साउंड आप सुन सकते हो। लंग्स फेफड़े होते हैं, हार्ट दिल होता है, और बावल यानी कि आंतों के अंदर जो भी बुलबुला चलता है, या जो एक पेरिस्टाल्सिस की एक्टिविटी होती है, चेंज करती है, खाना खिसकता है तो उसकी वजह से आवाज आती है। यहाँ पे फोर्थ है थपथपाकर, यानी कि परकशन। परकशन का सीधा सा मतलब है, जब एग्जाम्पल पेट में पानी अगर भर जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, परकशन लेते हैं। अब परकशन में आप एक चीज देखेंगे, एक फिंगर ये है और ये दूसरी फिंगर है, राइट। हम लोग इसमें क्या कह रहे हैं, फिंगर फिंगर हम लोग दूसरी फिंगर पर मारते हैं, दूसरी फिंगर पर मारते हैं, राइट। हम दूसरी फिंगर पर मारते हैं, ठीक है। एक फिंगर हो गया और उस पर दूसरी फिंगर मारते हैं। तो फिंगर पे फिंगर मारने से क्या होगा, हम इस पे जो मेथड यूज कर रहे हैं वो होता है थपथपाकर मेथड, यानी कि थपथपाकर आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने परकशन मेथड से यूज किया, परकशन मेथड से यूज किया, तो परकशन मेथड में आपने क्या यूज किया, फिंगर पे फिंगर मारते हो, ठीक है, दैट इज परकशन मेथड। और परकशन मेथड में और क्या करते हैं, देखिए परकशन मेथड में क्या निकल के आता है, यहाँ पे आता है डायरेक्ट, ठीक है ना, ये है आपका डायरेक्ट मेथड। दूसरा आता है आपका इन डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट मेथड और इन डायरेक्ट मेथड, राइट। ये दो मेथड ही है जो इसके अंदर देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट मेथड और इन डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड और इन डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे इसमें क्या देख रहे हैं, हम लोग फिंगर पे फिंगर मारते हैं। तो ये चार तरीके हैं, 1 2 3 4, जिनके माध्यम से हम क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं।
अब देखिए आपने कुछ मुख्य वाइटल साइन के बारे में सुना होगा, ये होते हैं 4, लेकिन इसमें एक ऐड ऑन हो गया तो टोटल हो गया हमारे पास 5। फिफ्थ हो गया, वो हो गया हमारा 3। पहला हो गया बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर और वाइटल साइन। इन्हें हम जांचेंगे, लेकिन किस तरीके से जांचेंगे, किस तरीके से जांचेंगे? जांचेंगे उन 4 तरीकों के, जिसमें इंस्पेक्शन है, पैल्पेशन है, ऑस्कल्टेशन है और परकशन है। ठीक है, इन 4 तरीके से हम इन्हें जांचने वाले हैं। अब देखिए पहली चीज वो है बॉडी का तापमान जांचना। बॉडी के तापमान में एक होता है अंदर वाला टेम्परेचर, एक होता है बाहर वाला टेम्परेचर। ठीक है, अंदर वाला जो होता है वो होता है कोर टेम्परेचर, बाहर वाला जो होता है वो होता है सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, ये 2 टेम्परेचर हमारे होते हैं, राइट। अब इस सामान्य तापमान को हम लोग कहते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, और इसमें अगर किसी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसे हम लोग कहते हैं फीवर, और अगर मैं इसे थोड़ा सा कम करूं, लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहीट कर दूं, तो इसे हम लोग कहेंगे हाइपोथर्मिया। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे हाइपोथर्मिया। अब ये क्या है? ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप क्या कहते हो? थर्मोमीटर। इसे कहते हैं थर्मोमीटर। तो अगर किसी का फीवर नापना हो तो थर्मोमीटर से नापते हैं। दूसरी, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर 97 से 99 हो गया। हम किसी को बुखार कहते हैं पायरेक्सिया, तो हम उसे क्या करते हैं 99 से ऊपर जाता है। ठीक है, तो 99 प्लस कुछ भी होगा तो आप उसे फीवर कहेंगे। तो 99 प्लस कोई भी वैल्यू होगी तो हम उसे फीवर कहेंगे। अगर हम इसे थोड़ा तेज कह देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है जी? 104, यानी कि यहाँ पे 100 से कम है। हाइपर पायरेक्सिया हमारा कितना चला जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 100 से लेकर 104 के बीच आ गया। ठीक है, इसके बीच आ गया, राइट। लेकिन एक होता है हाइपोथर्मिया। अब हाइपोथर्मिया हमारा लेस देन 95 है, और एक हमारा होता है हाइपरथर्मिया, है ना। हाइपर पायरेक्सिया हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया। ठीक है, एक होता है हमारा सब नॉर्मल। सब नॉर्मल जो होता है 99 से पहले होता है, यानी कि 95 तो हो गया हमारा हाइपोथर्मिया, और 98 हो गया हमारा नॉर्मल, और इन दोनों के मध्य होगा सब नॉर्मल। ठीक है ना, इस तरीके से टेम्परेचर करते हैं। दूसरा, हम टेम्परेचर किससे नापते हैं? आपको पता है थर्मोमीटर से नापते हैं। और थर्मोमीटर में एक होता है ओरल, एक एक्सिला, एक रेक्टल और एक होता है टिम्पैनिक। ये 4 तरीके हैं, लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है, नॉर्मल हम लोग ओरल देखते हैं जो सभी के लिए होता है, लेकिन अगर आप सही प्रकार से जांचने की बात करें, ये सही प्रकार से जांचा जाता है वो है रेक्टल से, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल हीट है। यहाँ पर इंटरनल हीट है, यहाँ पर भी आप इंटरनल पूरी तरीके से हीट नहीं करते हैं, ये इंटरनल है। जो कोर टेम्परेचर है, अगर कोई पूछे कोर टेम्परेचर एक्चुअल में कहाँ से मिलता है, तो वो हमारा मिलेगा कहाँ से? रेक्टल से। लेकिन रेक्टल ज्यादा हीट है तो -1 करते हैं। मान के चलते हैं अगर 99 रेक्टल से मिलता है, जो कि एक्चुअली आप कह रहे हो, तो -1 करेंगे तो 98 डिग्री फ़ारेनहीट हो गया। ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। तो हमने इसमें क्या देखा कि हम लोगों को अगर टेम्परेचर देखना है, जो बेसिकली सब ले लेते हैं वो तो है ओरल, लेकिन जो एक्चुअल में है, जो सही माना जाएगा वो है आपका रेक्टल मेथड। तो रेक्टल मेथड में अगर जो भी वैल्यू आती है उसमें आपको -1 करना है। जैसे कि 99.2 है तो -1 यहाँ करेंगे तो 98.2 हो गया। इस तरीके हम लोग एज एग्जाम्पल समझ सकते हैं, तो हमारा एक्चुअल होता है। ऐसे हम लोग यहाँ पे पल्स और हार्ट रेट की बात करें, नॉर्मल देखी जाए तो 60 से 100 में बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट, ये हो गया आपका बीट्स पर मिनट हो गया। ठीक है, दूसरा, इसमें कैसे पता चलेगी? अगर तेज हो गया, अगर इंक्रीज होगी 100 से ऊपर होगी तो टैकिकार्डिया, और अगर 100 से कम, अगर 60 से कम हो गई तो यहाँ पे इंक्रीज 100 और यहाँ पे लेस देन 60। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें टर्म्स देख सकते हो, टैकिकार्डिया ब्रैडिकार्डिया के बारे में समझ सकते हो। अब एक दर होती है, एक रेट है, एक रिदम है, एक वॉल्यूम है और एक तनाव है। अगर जांचा जाए तो जो पल्स आप चेक करते हो उसकी अपनी एक रेट होती है। रेट का मतलब है वो कितनी बार धड़कती है। जैसे कि 60 सेकंड की 1 मिनट है, तो 60 सेकंड में वैल्यू होगी जो 60 सेकंड में होगी, ये है आपकी रेट। आती है रिदम। रिदम का मतलब है जो वैल्यू है, जो जितनी बार बीट है, क्या वो एक ही अंतराल पे आ रही है, क्या वो एक ही अंतराल पे आ रही है। दूसरा, ये किस वॉल्यूम से है, ये बलसारी है, क्या ये हार्ड है,
क्या ये वीक है, ये भी आपको समझना, क्या ये हार्ड है, क्या ये वीक है। उसके बाद आ जाता है आपका तनाव यानी कि टेंशन होना। अब टेंशन को कैसे, तनाव को कैसे समझ सकते हैं, सख्त या कोमल होती है, तो सख्त या कोमल, ठीक है, सख्त या कोमल ये तनाव है, तो नाड़ी को हम लोग सख्त या कोमल कहते हैं। तो नाड़ी बताओ सख्त है या कोमल हो गई। तो ये जो दो चीजें हैं यानी कि वॉल्यूम और टेंशन के आधार पर आप इसके प्रकार जांचते हैं। इस प्रकार की पल्स है, कैसे पता करेंगे, हम पता करेंगे वॉल्यूम और टेंशन के साथ। अब देखिए सामान्य नाड़ी 60 से 100 होती है, रेगुलर पल्स एरिथमियाज में जो आती है वो कभी धीमी होती है कभी तेज होती है। थ्रेडी पल्स एक थ्रेड के आकार की होती है, हल्की होती है, इसे महसूस करने में थोड़ी सी कठिन होती है। एक होती है बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स जो बाउंड करती है, ऐसे ऐसे बाउंड करती है, जोरदार उंगली से छूते ही साफ महसूस होती है, ये हमारी बाउंडिंग पल्स होती है। फिर इसमें और देखें रुक रुक कर आने वाली पल्स, इंटरमिटेंट की बात करें, इंटरमिटेंट यहाँ आ गया यहाँ आ गया यहाँ आ गया, एक टाइम पीरियड का गैप होता है, एक टाइम पीरियड का गैप है, हम उसे इंटरमिटेंट कहते हैं। अभी आई कभी कभी ये छूट जाती है, एक गैप में है, इंटरमिटेंट एक गैप में होती है। फिर डिक्रोटिक पल्स होती है जो एक धड़कन में 2 बार नाड़ी महसूस होती है, यानी कि एक बार आवाज होगी लेकिन आपको एक साथ आवाज महसूस होगी। एक धड़कन है, ये एक धड़कन में 2 धड़कन महसूस हो रही है, यानी कि एक धड़कन में 2 नाड़ी महसूस होती है, ठीक है। एक है वाटर हैमर पल्स, हथौड़े वाली, ये क्या है, एक जोरदार तो है लेकिन आपको पता है ना जब वाटर पर हैमर पड़ेगा तो ये डिसअपियर हो जाएगी, है ना। तुरंत जैसे ही आप इसे छुओगे ये नाड़ी क्या हो जाएगी जी, डिसअपियर हो जाती है, इसे कोरिगन्स पल्स भी कहते हैं। वाटर हैमर पल्स हो या कोरिगन्स का पल्स कह लो, दोनों पे ही जैसे आप कुछ लगाओगे हाथ वो तुरंत क्या करेगा, डिसअपियर हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर वो है कि आप कैसे नापोगे कि पल्स कौन सी है और वो कहाँ से। देखिए जहां जहां पल्स जाएगी वही उसे नापने की जगह होगी, नापने की जगह होने वाली है, ठीक है, बस इतना ही आपको समझना है। तो कहाँ कहाँ नाप रहे हो ये सब नाम लिखे हुए आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं बड़ा ही आसानी के साथ। टेम्पोरल बोन के पास गुजरी टेम्पोरल, कैरोटिड के एरिया के पास गुजरी कैरोटिड, एपिकल के पास गुजरी एपिकल, ब्रेकियल के पास ब्रेकियल, रेडियल के पास रेडियल, और फिर पोस्टीरियर डोर्सोपेडिस और पोस्टीरियर टिबियल, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है सांस लेना। सबको पता है 12 से 20 के रेंज में एक एडल्ट लोगों में जो कम्युनिटी में मिलते हैं 12 से 20 सांस पर मिनट के हिसाब से ले रहा है तो सही व्यक्ति है। अब मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, 20 से ज्यादा करने पे ये ट्रैक्नेपिया होगा, लोग सांस तेजी से लेंगे। एपडिप्निया में से 12 से कम कर देता हूँ, सांस धीरे धीरे लेते हैं, तो डिपेंड करता है। फिर हमारे सामने एक चीज निकल के आती है होती है एसओपीओ2, एसपीओ2 की फुल फॉर्म क्या होगी, सैचुरेशन ऑफ द पेरिफेरल ऑक्सीजन। पेरिफेरल ऑक्सीजन कौन सी होती है, जो हमारे शरीर में चल रही होती है ना, यानी कि खून के अंदर जो ऑक्सीजन बह रही होती है उसे हमें पकड़ना है, क्योंकि आम भाषा में देखे जाए 95 से 100% होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका ब्लड प्रेशर है, सबको पता है बीपी मापने के लिए आप लोग स्फेग्मोमैनोमीटर होता है जो हम इसमें देखते हैं। अब देखिए सामान्य तरीके का ब्लड प्रेशर कितना होगा, 120/80 होगा। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की आप बात करते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की 120 यानी कि ऊपर वाला, इसे कह लो ऊपर वाला, ठीक है, जो कि हृदय के सिकुड़ने से सिस्टोल पैदा होता है। फिर होता है डायस्टोलिक, होता है 60 से 80, इसमें हम क्या कहते हैं, होता है हृदय के विश्राम से डायस्टोल के साथ काम करने वाला। क्या देख रहे हैं कि अगर हृदय सिकुड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली सिस्टोल क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा। एक होता है डायस्टोलिक 60 से 80, ये क्या होता है हृदय के विश्राम करने से हो जाता है, ठीक है। जितना ब्लड अपने फ्लो करता है जब हम उसे जांचते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर से हमें पता चल जाता है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति कहता है हाइपरटेंशन क्या है तो उसका ब्लड प्रेशर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर कोई कहता है हाइपोटेंशन क्या है तो हमें ब्लड प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। नॉर्मल से ज्यादा हाइपरटेंशन, कम हाइपोटेंशन। अब इसमें एक और वर्ड आता है, वो होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और लेटे होते ही अगर वो खड़ा होता है तो ऐसे केस में ब्लड प्रेशर गिर जाता है।
हम लोग ऑर्थोस्टैटिक की बात करें, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब है कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, अचानक से खड़ा होगा तो वो गिर जाएगा। क्या गिर जाएगा? ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। किसी व्यक्ति के लेटे से खड़े होते के साथ ही बीपी गिर जाए, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से बोलेंगे। अब एक होता है गर्भ अवस्था में रक्तचाप, गर्भ अवस्था में रक्तचाप, गर्भावस्था में रक्तचाप की हम बात करते हैं। तो गर्भावस्था में रक्तचाप का मतलब क्या होता है? 140 से 90, यानी कि हमारा एक नॉर्मल है 140 से 90। 20 सप्ताह के बाद अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 है तो इसे गर्भावस्था में कहते हैं। और ये जो हमारा होता है वो होता है हमारा जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ये हमारा होगा जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अवस्था में ब्लड प्रेशर का बढ़ना। और फिफ्थ जो वाइटल साइन है वो है दर्द। और जब कोई मरीज दर्द में होता है तो इम्पोर्टेंट है एक रेटिंग स्केल, जिसमें हम फेस की वैल्यू के माध्यम से पता करते हैं कि इसको दर्द किस लेवल का है। यहाँ पर हम लोग लेवल ऑफ पेन को देखते हैं, लेवल ऑफ पेन को देखते हैं, जो कि वोंग बार बेकर फेसियस रेटिंग स्केल होता है। वोंग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल होता है। ठीक है।